तो हम कंपेयर कर रहे हैं दो प्रोसेसेस को, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। ठीक है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मतलब डेल टी की वैल्यू कितनी होगी? 0। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? 0। एडियाबैटिक में ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होता है, इट मींस डेल क्यू कंफर्म। आइसोथर्मल में डेल टी की वैल्यू 0 होगी और एडियाबैटिक में डेल क्यू की वैल्यू 0। ये फास्ट होगा या स्लो? आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो की जाती है। और कंडक्टर का जो बाउंड्री है, जो कंटेनर की बाउंड्री है, सिस्टम की बाउंड्री है, वो कंडक्टिंग हो गई या इंसुलेटिंग? कंडक्टिंग है। मतलब यहाँ पे जो कंटेनर की बाउंड्री है वो क्या होगी? डायथर्मिक होगी। डायथर्मिक बाउंड्री होगी और साथ में स्पीड कैसी होगी? जबकि यहां पर कैसी होगी बाउंड्री? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक होगी। अब स्पीड क्या होगी? कंफर्म। क्योंकि यहां पे डेल टी 0 है, यदि मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखूं, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से क्या होगा? चूंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, चूंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो इस केस में इंटरनल एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि टेम्परेचर 0 है, एनर्जी दो ही चीज से होगी, वर्क से। देखो सीधी सी बात है, एक सिस्टम है, इसको मैंने क्यों दिया, इसको मैंने इसमें क्यों डाला, सिस्टम में मैंने क्यों पुट किया, क्यों दिया, ये क्यों इसमें दो प्रकार से जाता है, या तो टेम्परेचर के रूप में या तो वर्क के रूप में। आप खाना खाते हैं, आपने एनर्जी ली, आपने खाना खाया, आपने एनर्जी ली, उसमें से क्या होता है, आप उस खाने की एनर्जी का इस्तेमाल काम करने के लिए करते हैं। मतलब आपकी एनर्जी थोड़ी सी खाने से काम में बदलती है, वर्क में बदलती है, और थोड़ी सी आप एनर्जेटिक फील करते हैं। मतलब आपकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और आप कुछ वर्क करते हैं। मतलब जो एनर्जी आपके अंदर गई, कितने फॉर्म में टूटी? 2 फॉर्म में। पहला आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई और दूसरा आपने कुछ वर्क किया। यही तो बोल रहा है, जो आपको एनर्जी दी, मतलब जो सिस्टम की एनर्जी दी, कुछ कोई चेंज हुआ इंटरनल एनर्जी में, कुछ उसने काम किया। आया समझ में? एक प्रोसेस स्लो, एक प्रोसेस फास्ट। अब इस केस में जैसे मैं आपसे कह रहा था कि चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो डेल क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल डब्ल्यू के इक्वल्स टू हो जाएगा। मतलब आप जितनी एनर्जी देंगे पूरी की पूरी इसमें कन्वर्ट होगी, वर्क में कन्वर्ट होगी, टेम्परेचर में कन्वर्ट। एनर्जी के 2 फॉर्म है, उसमें से एक 0 हो जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। लेकिन यहां पर एडियाबैटिक हीट 0, मतलब डेल क्यू 0 है, क्या हो जाएगा? जब डेल क्यू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये हो गया 0, ये 0 हो गया ना। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? डेल यू इक्वल्स टू माइनस डेल डब्ल्यू, सॉरी डेल यू। माइनस वर्क मतलब सिस्टम पर किया गया काम या सिस्टम के द्वारा किया गया काम। वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव और वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। तो सिस्टम पर जितना वर्क किया जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वहां इंटरनल एनर्जी में वर्क कन्वर्ट हो जाएगा इन द केस ऑफ एडियाबैटिक। यहां पर आइसोथर्मल जब अपन पढ़ते हैं वो बॉयल्स लॉ पर बेस्ड होता है। P इक्वल्स टू 1/V। जितना ज्यादा प्रेशर वॉल्यूम उतना कम, जितना ज्यादा प्रेशर वॉल्यूम उतना कम। इसका मतलब है PV का जो मल्टीप्लिकेशन है हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। इसलिए अपन ऐसे लिखते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू। ये बॉयल्स लॉ पे बेस्ड होता है। एडियाबैटिक के लिए कौन सा बेसिक प्रिंसिपल लेके चलेगा?
पाइसेंस ला लिया था। तो आइसोथर्मल में बॉयल्स लॉ मतलब पीवी का मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट ऑफ पीवी इज कांस्टेंट, जबकि उसमें क्या होता है पॉइजन्स लॉ से। कल हमने कुछ डेरिवेशन किए थे, उन डेरिवेशन के लिए कुछ नई टर्म्स लेते हैं, ठीक है। एक हेडिंग डाल लें, पुट द हेडिंग इंडिकेटर डायग्राम्स। इंडिकेटर डायग्राम्स ये चीजें दिमाग में रखिएगा। सर हाँ, कल जो आप बोल रहे थे ना लॉन्ग वाला, वो सेशन नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। बहुत अच्छा पता है ए सेक्शन वाले नहीं, उन्होंने नहीं कर वो अगर करवाए नहीं करवाए लॉन्ग वाले की तरह देखिए इंडिकेटर डायग्राम्स बेसिकली हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं वॉल्यूम और प्रेशर के बीच, और इसमें बेसिकली हम दो प्रोसेसेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। सपोज हम एक डायग्राम बना रहे हैं, ये एक्स एक्सिस से ये वाई एक्सिस। इस एक्सिस में मैं वॉल्यूम रखता हूँ और इस एक्सिस में मैं प्रेशर रखता हूँ, ठीक है। पहले एक्सिस किसके लिए यूज कर रहे हैं? वॉल्यूम के लिए। एक्स एक्सिस में जो वैल्यूज है वॉल्यूम की है, वाई एक्सिस में जो भी वैल्यू है वो प्रेशर। इसके बाद एक्सपेरिमेंटली जो रीडिंग्स आती है उसके आधार पर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ एक्सपेंशन ऑफ गैस के लिए। एक्सपेंशन ऑफ गैस का मतलब आप समझे, एक्सपेंशन ऑफ गैस में वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीज होगा। एक्सपेंशन ऑफ गैस में वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। और कंप्रेशन ऑफ गैस में क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज। अच्छा, मुझे यदि वॉल्यूम बढ़ाना है, यहाँ आराम से समझ, सपोज एक कंटेनर है, इसमें गैस रखी है और एक पिस्टन, मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है तो मुझे इसे नीचे करना पड़ेगा या ऊपर? तो प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज? प्रेशर कम करने पर वॉल्यूम बढ़ेगा? प्रेशर कम करने पर वॉल्यूम बढ़ेगा? मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो क्या आई एम टॉकिंग अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो यदि मैं प्रेशर कम करता हूं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। इट मींस आई कैन से एट कांस्टेंट टेम्परेचर P is directly proportional to 1 by V. It is Boyle's law. It is Boyle's law. At constant temperature, now I can write PV equals to constant. I can write P1 V1 equals to P2 V2 equals to P3 V3 चलता रहेगा। ये आपका पढ़ा हुआ है, जो बॉयल्स लॉ था वही तो यहाँ पे आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जो ग्राफ बनेगा देखो कैसे बनेगा, जैसे जैसे प्रेशर कम होगा, मतलब नीचे करो, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। और इसका डायरेक्शन बता, इधर दो या इधर दो। प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम हो रहा है। जैसे जैसे मैंने प्रेशर कम किया, देखो यहाँ पे जो भी रीडिंग होगी, सपोज यहाँ पे प्रेशर की एक रीडिंग होगी और यहाँ पर एक रीडिंग होगी, इसे मैंने माना V1, ये कितना हो जाएगा? P1। समझ में आ रहा है? अगर मैंने इसे यहाँ से लिया, इट इज V2, तो P2 कहाँ है? समझ में आ रहा हो? जैसे जैसे मैं प्रेशर कम कर रहा हूँ वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एक ग्राफ का जो स्लोप है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव?
एक वैल्यू के बढ़ने पर दूसरी वैल्यू कम हो रही है, इट इज नेगेटिव स्लोप, इट इज नेगेटिव स्लोप। ये किसका ग्राफ है? क्योंकि जो कर्व है आपका, दिस इज कर्व, इट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके देखिए आपने एक्सपेंशन किया, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्शन पे गौर करो, ड्रॉ करो, नीचे लिखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जल्दी ड्रॉ करो, समझ में आएगी क्या? फास्ट ड्रॉ करना। यदि मैं इस कर्व को कंप्रेशन के लिए बनाऊं, कंप्रेशन के लिए बनाऊं मतलब प्रेशर क्या करूंगा मैं? इंक्रीज, तो वॉल्यूम क्या होगा? पिस्टन नीचे करूंगा, अब यहां से यहां नहीं आएगा बल्कि नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो? यहाँ पे डेल्टा वी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस केस में अब यहाँ पे आप देखें पॉइंट्स कैसे होंगे, प्रेशर बढ़ा रहा हूं मैं तो P1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, और P2 क्या हो जाएगा? इस केस में यहाँ वॉल्यूम कितना था? V1, यहाँ वॉल्यूम कितना था? V2। पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, यहाँ कितना हो जाएगा? V1 P1, V2 P2, और डायरेक्शन एक्सपेंशन ऑफ गैस, कंप्रेशन ऑफ गैस, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा? देखो यहाँ पे वॉल्यूम वाला इधर आ रहा है, इधर वैल्यू कम हो रही है, और प्रेशर वाला ऊपर जा रहा है, मतलब वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर मतलब किसका ग्राफ है? कंप्रेशन। देख लीजिए सेकंड, कंप्रेशन ग्राफ, पिछला वाला एक्सपेंशन ग्राफ। कंप्रेशन ग्राफ किसके लिए? आइसोथर्मल कंप्रेशन। बेसिकली कंप्रेशन तो है किसका? आइसोथर्मल कंप्रेशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ध्यान रखना। हालांकि एडियाबैटिक का भी ऐसा होगा, बस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा क्योंकि प्रोसेस फास्ट है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, स्लोप ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, स्लोप ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। मान लीजिए मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है, आप तो देख रहे ग्राफ हर समय अपना स्लोप बदल रहा है, कोई कांस्टेंट स्लोप तो है नहीं। अच्छा मुझे बताओ P और V के बीच में कांस्टेंट स्लोप नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन में आपने कॉमन सेंस से पूछ रहा हूं, P और V के बीच में जो खींचा है, जैसा V1 V2 हटा दो तो कांस्टेंट स्लोप नहीं है, कर्व आपको मिल रहा है। लेकिन यदि मैं इसी ग्राफ को P और 1/V के बीच खींचा होगा तो स्लोप कैसा? वो स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि P is directly proportional to 1/V and P into V equals to constant. P and V equals to constant मतलब किसी भी जगह पे जो आप वैल्यू लोगे कांस्टेंट आएगी। इस केस में ग्राफ कैसा आता? इसलिए अगर जिसको बॉयल्स लॉ अगर पढ़ा और याद हो तो बॉयल्स लॉ में जो कर्व बनता है स्ट्रेट लाइन, तो उसमें P और V के बीच में बल्कि P और 1/V के बीच में खींचा। तो छोटी छोटी बारीकियों पे गौर किया ना। अब क्योंकि हर जगह पे वैल्यू बदल रहा है, जब वैल्यूज बदलती है तो याद होगा आपको हम स्मॉल वैल्यू ले लेते हैं। अगर मैं इसका इतना पोर्शन ले लूं तो क्या इसे स्ट्रेट माना जा सकता है? इतने बड़े कर्व का छोटा सा हिस्सा क्या होगा? इस केस में इसे मैं V लिखूंगा या डेल V लिखूंगा? और इसे मैं P लिखूंगा या डेल P लिखूंगा? स्मॉल चेंज। और इसका मैं और छोटा हिस्सा ले लूं तो DP और DV लिखूं, मतलब बहुत छोटा टुकड़ा ले लूं, बिल्कुल पॉइंट साइज से थोड़ा सा, है ना, वेरी वेरी स्मॉल। समझ में आ रहा? कब डेल लगा रहे कब डी लगा रहे,
इस केस में मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है, तो अब मैं यहां पे करता हूं, जूम इफेक्ट डालता हूं और इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करता हूं, ये वाले पोर्शन को बड़ा दिखाता हूं, ठीक है। ये ग्राफ ऐसा था, इसमें यहां पे था बी, एक्चुअली डेल बी हो गया और ये क्या हो गया, तो ये लाइन हमने अब स्ट्रेट मान लिया ऑलमोस्ट। इस केस में यहां से यहां तक डेल बी और यहां से यहां तक क्या था, तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करें, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, स्लोप यानी थीटा ही तो है, थीटा है ना, किसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो, मतलब कि स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा लिख सकता हूं। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब क्या लिखूं, डेल पी अपॉन स्लोप, गॉट इट, नोट कर लें, स्लोप ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, स्लोप ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस ये डायग्राम है और इसके इस हिस्से का बड़ा डायग्राम ये है, इस पोर्शन का एनलार्जमेंट डायग्राम ये है और स्लोप कैसे कैलकुलेट। Next point, two isothermal processes at different temperature. Two isothermal processes at different temperature. Two isothermal processes at different temperature. X axis is used for volume and Y is used for pressure. हमने कहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेसेस, ठीक है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है एट डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब दो प्रोसेसेस है, मान लो पहली प्रोसेस है और उसका कर्व कुछ ऐसा बन रहा है, ये टेम्परेचर T1 के लिए, और एक दूसरा है दूसरे टेम्परेचर पे T2 के लिए, तो इस केस में जो उनके कर्व होंगे वो पैरेलल होंगे। अलग अलग टेम्परेचर पर आइसोथर्मल प्रोसेस, मैंने मतलब एक प्रोसेस कराया 20 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब पूरी प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कितना था 20, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट था। फिर उसके बाद मैंने दूसरी प्रोसेस स्टार्ट किया 30 डिग्री सेल्सियस में, उस प्रोसेस में 30 डिग्री चला गया। तो आइसोथर्मल प्रोसेस समझ में आ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन दो अलग अलग प्रोसेसेस के टेम्परेचर अलग अलग है, तो उनके बीच का जब आप ग्राफ कंपेयर करते हैं तो ऐसे मिलेगा। इस केस में ध्यान रखें, जो T2 है इज ग्रेटर देन T1, इस केस में ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर एक्सपेंशन है तो डायरेक्शन ऐसे होगा, यदि कंप्रेशन है तो डायरेक्शन ऐसे, इसलिए मैं डायरेक्शन शो नहीं कर रहा हूं, इसमें ड्रॉ कर लें। Now, next point, comparative graph between isothermal and adiabatic. Comparative graphs of isothermal and adiabatic process. Isothermal and adiabatic process. इसमें हम एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम रख रहे हैं, जैसे जब तक करते आए हैं, एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम है और वाई एक्सिस पर प्रेशर। ये आपके बता रहे हैं, मैं कल आपको फैसिलिटेट कर रहा हूँ। सपोज एक प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एक्सपेंशन हो रहा है, इस केस में मान लो आइसोथर्मल है, देखो ऐसे गया यहाँ तक आया, ठीक है, मतलब ये प्रोसेस यहां से यहां तक चली गई, गॉट इट। अब यदि मैं, ये कौन सी प्रोसेस हुई,
आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि एरो मैंने ऐसे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अगर मैं यहाँ पर एडियाबैटिक करवाता हूँ इतने ही प्रेशर और इतने ही वॉल्यूम तक, तो मुझे बताओ कि एडियाबैटिक प्रोसेस आइसोथर्मल की तुलना में फास्ट होगी या स्लो होगी? फास्ट होगी, हमने लिखा था। जब फास्ट होगी तो ग्राफ का जो स्लोप है ज्यादा होगा या कम होगा? प्रोसेस ज्यादा स्पीड से चल रही है, इसलिए ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा, मतलब ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा एकदम तेजी से। समझ में आ रहा? जैसे हमने प्रेशर कम किया, वॉल्यूम तेजी से बढ़ा, इसमें वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये कौन सा ग्राफ हो गया? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। रिलेट कर पा रहे दोनों को? तो एक्सपेंशन के केस में आप देख लें। इसके बाद यदि हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो इस कर्व ने जितना एरिया कवर किया था उतना, तो मुझे बता अगर मैं यहां से यहां तक एरिया कैलकुलेट करूं तो इसका एरिया ज्यादा आएगा, किसका एरिया ज्यादा आएगा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन का एरिया ज्यादा आएगा। मतलब वर्क डन बाय आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय। ग्राफ बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। क्लियर हो रहा? ड्रॉ करें। This is for expansion. This is for expansion. तो क्या कंप्रेशन के लिए बना सकेंगे? सिंपल है ना, कर लोगे? अगर एक्सपेंशन ड्रॉ कर लिया है तो कंप्रेशन के लिए बताओ क्या करेंगे? इसका ग्राफ हो गया नोट कर लें। कंप्रेशन अलग से नहीं पॉइंट डालना है इसमें। हाँ, अलग से। रिलेशनशिप बिटवीन एडियाबैटिक आइसोथर्मल कंप्रेशन बेटा, कंप्रेशन आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। हंड्रेड %? Now the next heading, work done by gas. अगला पॉइंट डालो, work done by gas. Work done by gas. Suppose this is A, this is B, C, D and E. ये ग्राफ किसका है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये ग्राफ किसका है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इस केस में इस ग्राफ के द्वारा जो एरिया कवर किया गया, ये वाला एरिया, कौन सा एरिया? ए बी डी ई। ए इसकी बात करो। अच्छा, एडियाबैटिक के लिए ए सी डी ई। ये वर्क डन बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है,
और दूसरा एरिया जो निकालेंगे, एरिया ABDE, वर्क डन बाय आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो लिख लो पूरा, जल्दी पहले ड्रॉ करो। हम इस एरिया को कैलकुलेट करके वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा एक्सपेंशन के लिए वैसे ही आप कंप्रेशन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। वो वर्क डन होगा या वर्क डन होगा बाय द गैस या ऑन द गैस, ऑन द गैस। ठीक है, कंप्रेशन में वर्क करेंगे, एक्सपेंशन में गैस वर्क करेंगे। ग्राफ 100% क्लियर हो रहे हैं? एक आपको न्यूमेरिकल है, बाकी चीजों में हल करते हैं, दूसरी बार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस वगैरह डायरेक्टली ग्राफ आ जाएगा, किसका मतलब। पिछली बार ग्राफ बहुत लोगों ने गलत किया था, हाफ ईयरली सिंपल ग्राफ आया था, एक्सेलरेशन है समथिंग उसके लिए आया था। कंप्लीट ग्राफ पूरे पर पढ़ने हैं आप। लिखिए अगला पॉइंट, वर्क डन बाय प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, वर्क डन बाय प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, या उसी को ब्रैकेट में लिखना, इंडिकेटर डायग्राम is equal to area enclosed by the curve with volume axis, वॉल्यूम एक्सिस से जो कर्व बनता है, इसके बीच का जो एरिया है, इससे कैलकुलेट किया था। ठीक है, एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व विद वॉल्यूम एक्सिस। अगला पॉइंट, स्लोप ऑफ द कर्व, सेकंड पॉइंट, स्लोप ऑफ द कर्व इक्वल्स टू tan थीटा, और tan थीटा किसके इक्वल होता है? डेल पी अपॉन डेल वी। नोट करते हैं, स्लोप ऑफ कर्व इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल वी। या बहुत छोटा हो तो उसके आगे लिख भी सकते हो, dp अपॉन फॉर वेरी वेरी स्मॉल। अगला नेक्स्ट पॉइंट, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए आपको पता है आइसोथर्मल के केस में
आइसोथर्मल के केस में पीवी हमेशा कांस्टेंट होता है, पीवी हमेशा कांस्टेंट होता है ना, बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इस केस में यदि मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा है, एक टर्म को कांस्टेंट मानो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, पी डीवी प्लस, बोलो इसको कांस्टेंट मानो तो वी डीपी इक्वल्स टू कितना होगा, 0। इसका अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वी डीपी इक्वल्स टू माइनस पी डीवी। क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, डीपी, मुझे स्लोप निकालना है ना, डीपी अपॉन डीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस पी अपॉन वी। ये जो स्लोप का रिलेशन है किसके लिए है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो आपने हेडिंग क्या डाला था, इसका अगला पॉइंट क्या लिखा था, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। हाँ, कर्व प्रोसेस इज डिनोटेड बाय कर्व, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, क्योंकि आप प्रोसेस का स्लोप तो कर्व का निकालोगे ना, और कर्व किसको डिनोट करेगा, प्रोसेस को। प्रोसेस इज डिनोटेड बाय कर्व, लेकिन स्लोप प्रोसेस से जुड़ा हुआ है कि कर्व से, कर्व से, पर वो कर्व कितना है, वो किसके स्पीड दिखाएगा, प्रोसेस की। रिलेशन को समझे, इस केस में आप क्या लिख सकते हैं, स्लोप किसका, आइसोथर्मल प्रोसेस का या आइसोथर्मल कर्व का, ये होगा। नोट कर ले पूरा, ये पूरा का पूरा डेराइवेशन हमारे कर्व के लिए है। तो आपको उतना याद नहीं रखना है, बस आपको इतना याद रखना है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन वी। इसका अगला पॉइंट, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व। अब इसकी बात करते हैं, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व। एक बात ध्यान रखना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो भी पढ़ा था आपने प्रोसेस, इसमें आपने बायल्स लॉ को फॉलो किया था, और एडियाबैटिक में पॉइजन्स लॉ को फॉलो किया। हाँ, नहीं, वही कंटिन्यू चल रहे हैं, सारे पॉइंट्स सेपरेट। ये होना है एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम पे पावर ऑफ गामा। व्हाट इज गामा, सीपी अपॉन सीवी। याद है रिलेशनशिप, ये कांस्टेंट होता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ P1 V1 गामा इक्वल्स टू चलेगा ऐसा। तो एडियाबैटिक में पॉइसन्स लॉ को भूलना नहीं। तो इस केस से मान लो मैं इसे प्रोसेस करता हूँ, तो इसका भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा जैसे अभी किया था। पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक टर्म कांस्टेंट मान के दूसरे को प्रोसेस करेंगे। मान लो P को कांस्टेंट माना तो क्या हो जाएगा, P dV गामा प्लस बोलो V P dP इक्वल्स टू, ये पूरा साथ रहेगा, ये टर्म एक साथ है, ये टर्म एक साथ। तो इससे मैंने कांस्टेंट माना तो बाहर कर दिया, D V गामा प्लस इस बार इसको कांस्टेंट माना V गामा dV इक्वल्स टू 0। इस केस में आपको निकालना है dP अपॉन dV, निकालो जैसे निकाला था यहाँ पे।
पहले स्क्रीन कर लेते हैं। डीवी का होगा तो पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डीवी में, तब तो नहीं चलाओगे। हाँ, तो ये स्लोप कैलकुलेशन था किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए। और ये था एडियाबैटिक। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज गामा टाइम्स मोर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ये वाला कैलकुलेशन किसके लिए था? आइसोथर्मल, इसके लिए था। और ये कैलकुलेशन इसके लिए था, एडियाबैटिक के लिए। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? इन दोनों का यदि मैं रेशियो निकालूं, इसका फाइनल रिजल्ट ये है मेरे पास, और इसका फाइनल रिजल्ट ये है मेरे पास। क्या मिलेगा? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट क्लास में है। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, ध्यान से समझना। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक अपॉन स्लोप ऑफ, इसका स्लोप कितना है? -b अपॉन b, और उसका स्लोप कितना है? क्या कैंसिल हो रहा है और क्या बच रहा है? ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी कैन राइट एडियाबैटिक कर्व और आइसोथर्मल कर्व का रेशियो किसके इक्विवेलेंट है? गामा के। गामा क्या था? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, Cp अपॉन Cv की इक्वल। हाँ, कंप्लीट। अगर मान लो ये प्रोसेस ना तो एडियाबैटिक होती और ना तो आइसोथर्मल होती। कंप्लीट यहां तक? बी फास्ट। कंप्लीट। नाउ यदि ये प्रोसेस ना तो एडियाबैटिक होती ना तो आइसोथर्मल होती, बल्कि आइसोबैरिक होती, मतलब प्रेशर कांस्टेंट होता, तो ये कर्व कैसे बनता? फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। इस केस में हम वही ग्राफ बना रहे हैं। एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है। इसके लिए बना रहे हैं, आइसोबैरिक के लिए बना रहे हैं। प्रेशर कांस्टेंट होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो लाइन कर्व होगी या स्ट्रेट? स्ट्रेट होगी। किसके पैरेलल होगी? बेटा मान लीजिए प्रेशर की कोई वैल्यू है, वॉल्यूम बदल रहा है, प्रेशर नहीं बदल रहा है, प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया ना। हर पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू सेम है। हर पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू सेम है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ये ग्राफ हो गया आइसोबैरिक। इज इट क्लियर? नेक्स्ट होगा इंडिकेटर डायग्राम फॉर आइसोबैरिक थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अगला पॉइंट
indicator diagram for isobaric thermodynamic process और ब्रैकेट में लिख लो कांस्टेंट प्रेशर